नमस्कार, आपका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूं विदिशा। आइए नजर डालते हैं अब तक के अहम खबरों पर। दिल्ली में कोरोना से एक की मौत के बाद एक्शन में सीएम अरविंद केजरीवाल, बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। गुरुद्वारा के खिलाफ एसडीएम की नोटिस पर भड़के मनजिंदर सिंह सिरसा, केजरीवाल सरकार के इस आदेश को बताया तुगलकी फरमान। कोरोना की दस्तक से अलर्ट पर यूपी, सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे हाई लेवल मीटिंग। इटावा में एक साथ 3 किशोर किशोरियों के लापता होने से मचा हड़कंप। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। सर्दी के मौसम में हर वर्ष की तरह इस बार भी छोटी काशी मंडी में विदेशी परिंदों ने दस्तक दे दी है। मंडी में ब्यास नदी सहित अन्य जलाशयों में भी कुछ विदेशी परिंदे पहुंच चुके हैं, जो जलाशयों में अठखेलियां करते हुए देखे जा सकते हैं। इस बार विदेशी पक्षियों ने हिमाचल प्रदेश की तरफ एक माह देरी से आगमन किया है। इसका मुख्य कारण प्रदेश में बारिश व ऊपरी क्षेत्र में बर्फबारी न होना माना जा रहा है। अब बड़ी संख्या में आवक को देखते हुए वन विभाग ने विदेशी पक्षियों की सुरक्षा कड़ी कर दी है। वन विभाग ने जलाशयों के लिए टीमें गठित की है, जो निरंतर विदेशी पक्षियों की सुरक्षा पर पूरी नजर रखेगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां सर्दियों के मौसम में साइबेरिया, चीन, तिब्बत, काजाकिस्तान, मंगोलिया, रूस आदि जगहों से एक लंबा सफर तय करके हिमालय की ऊंची चोटियों के ऊपर से उड़कर भारत में आती है। ये दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाइयों पर उड़ने वाले पक्षी हैं। ये करीब 27 से 29 हजार फीट तक की ऊंचाइयों पर उड़कर भारत में पहुंचते हैं। जब इनके गृह क्षेत्र में ठंड बढ़ती है और बर्फबारी शुरू होती है, तो ठीक उसी समय ये दक्षिण एशिया की तरफ प्रवास आरंभ करते हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस में आपसी कलह खत्म होने का तो नाम ही नहीं ले रहा है। पार्टी के अंदर मचे घमासान की बात फिर सामने आ गई है। पार्टी के अनुशासन कमेटी ने पार्टी के 7 पदाधिकारियों को सो कॉज करने के साथ उनके निलंबन के लिए प्रदेश अध्यक्ष से अनुशंसा कर दी है। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि पार्टी ने अनुशासन कमेटी पर ही सवाल उठा दिया है। बता दें कि पार्टी फोरम से अलग हटकर कार्य करने वाले 7 कांग्रेस पदाधिकारियों के खिलाफ कांग्रेस की अनुशासन कमेटी ने सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए कार्रवाई का डंडा चला दिया है। इसे लेकर हुई अनुशासन कमेटी की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में इसे लेकर बैठक हुई, उसके बाद ये निर्णय लिया गया है। सभी 7 पदाधिकारियों को 14 दिनों में शो कॉज का जवाब देने का निर्देश भी दिया गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वड्रा व उनकी मां मरीन वड्रा से जुड़े बीकानेर के लोकायुक्त
में सरकारी जमीन खरीद फरोख्त फर्जीवाड़ा केस में राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने रॉबर्ट वड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी और महेश नागर की याचिका रद्द कर दी है। हालांकि कोर्ट ने रॉबर्ट वड्रा की गिरफ्तारी पर अंतरिम राहत भी दी है। कोर्ट ने कहा है कि गिरफ्तारी पर 2 सप्ताह के लिए रोक जारी रहेगी, जिसके फैसले को अगर ऊपरी अदालत में चुनौती देना चाहे तो वो दे सकते हैं। हाईकोर्ट जज पुष्पेंद्र सिंह ने वड्रा के वकील केटीएस तुलसी से कहा कि आपकी दलीलों से हम संतुष्ट नहीं हैं। 2018 से चल रहे इस केस में हाईकोर्ट ने अब तक रॉबर्ट वड्रा की गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी थी। अब 2 सप्ताह में ऊपरी अदालत से राहत नहीं मिली तो वड्रा को ईडी गिरफ्तार कर सकती है। गौरतलब है कि इस मामले में ईडी की तरफ से याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट से रॉबर्ट वड्रा और उनकी मां की गिरफ्तारी पर रोक हटाने की मांग की गई थी। ईडी की दलील थी कि मामले में जांच चल रही है और उसके पास पुख्ता सबूत भी है। ताजा अपडेट के अनुसार बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार भगवत गीता की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में शामिल करने की योजना बना रही है। केंद्र सरकार 6ठी और 7वीं कक्षा में भगवत गीता के संदर्भ और 11वीं और 12वीं की संस्कृत किताबों में श्लोकों को शामिल करने का मन बना रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी ने ये कहकर इस कदम को स्पष्ट किया है कि सरकार चाहती है कि छात्र भारतीय संस्कृति के बारे में सीखें। हालांकि कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने इस फैसले की आलोचना की और कहा कि बीजेपी शिक्षा प्रणाली का भागवाकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने भी ये कहा कि अगर बीजेपी भगवत गीता को पाठ्यक्रम में शामिल कर रही है तो उसे अन्य धार्मिक पुस्तकों पर भी विचार करना चाहिए। राजस्थान के बाद अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में शुरू हुई है। बुधवार सुबह तड़के मुंडका बॉर्डर से हरियाणा में प्रवेश हुई। इस दौरान राहुल ने दोहा गांव में विशाल जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि आप कड़ाके की ठंड में हमारी बात सुनने आए हैं, इसलिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कहा कि एक नेता मुझे तपस्वी बता रहे थे। मैं देश का तपस्वी नहीं हूं, मैंने कुछ बड़ा काम नहीं किया है। इस देश में मुझसे बड़े करोड़ों तपस्वी हर रोज सुबह उठकर खेतों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं और इन सड़कों पर पूरी जिंदगी चलते हैं। ये कोई बड़ा काम मैंने नहीं किया है। हम कन्याकुमारी से कश्मीर चल दिए हैं। इससे बड़ा काम इस देश के गरीब लोग, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार सब करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सड़कों पर चलने से बहुत कुछ सीखने को मिला, जो शायद गाड़ी, हवाई जहाज में, हेलीकॉप्टर में सीखने को नहीं मिलता है। राहुल ने कहा कि यात्रा कन्याकुमारी से श्रीनगर में हिंदुस्तान के तिरंगे को हम लहरा कर छोड़ेंगे। कोई भी शक्ति इस यात्रा को नहीं रोक सकती है। राहुल गांधी ने कहा कि मुझसे बीजेपी के नेताओं ने पूछा कि यात्रा की क्या जरूरत है। मैंने जवाब में कहा कि आपकी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है, हम सब का रोल है, इसलिए यात्रा शुरू की है। चीन में कोरोना के बढ़ते मामले के बाद दिल्ली में बुधवार को 5 नए संक्रमित मिलने और एक मरीज की मौत से हड़कंप मच गया। कोरोना के संभावित खतरे को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को आपात बैठक बुलाई है, जिसमें कुछ अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। हालांकि दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राजधानी में अभी संक्रमण दर 0.19% है। दिल्ली सरकार की तरफ से स्वास्थ्य विभाग को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है।
मिल रही जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्वास्थ्य विभाग के साथ कोरोना को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री दिल्ली में कोरोना की मौजूद स्थिति, नए वेरिएंट से कितना खतरा है और अगर संक्रमण फैलता है तो उसे नियंत्रण करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेगी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री कई महत्वपूर्ण ऐलान भी कर सकते हैं। गौरतलब है कि बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर बैठक की थी। साथ ही राज्यों को अलर्ट रहने को कहा गया था। 17 मरीज दिल्ली के अस्पतालों में एडमिट हैं। रोहिणी एसडीएम ने एक गुरुद्वारा को नोटिस जारी कर प्रशासन के आदेशों के अनुरूप ही अपनी गतिविधियां संचालित करने को कहा है। इस बात से नाराज बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सिरसा ने केजरीवाल सरकार के इस फरमान को तुगलकी करार देते हुए कहा कि निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी को हराने की वजह से ये फरमान सुनाया गया है। सिरसा ने स्पष्ट लहज में कहा कि केजरीवाल चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन ये फैसला लागू नहीं होने देंगे। दरअसल दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 21 स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में आने वाले संगतों की संख्या, खुलने का समय और शोर प्रतिबंध के संबंध में रोहिणी के एसडीएम शहजाद आलम ने एक आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया है कि गुरुद्वारा साहिब में एक समय में 10 से अधिक व्यक्ति इकट्ठा नहीं होंगे। साथ ही शाम के 7:15 से 8:15 तक की सीमित समय सीमा के दौरान माइक के उपयोग के बिना संगत गुरुद्वारा में जा सकते हैं। औरतों के लिए 3:30 से लेकर 5:30 तक ये अनुमति दी गई है। एसडीएम के इस फरमान पर अब सियासत शुरू हो गई है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने एसडीएम शहजाद आलम के इस आदेश में तीखी प्रतिक्रिया जताई है। उत्तर भारत में बीते 2 दिन से कोहरे और धुंध के साथ कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो गया है। पहाड़ों पर मौसम साफ बना हुआ है, पर फिर भी मैदानी इलाकों में ठंड का सितम बढ़ा है। शीत लहर और धुंध पड़ रही है। वहीं दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत धुंधर और कोहरे के साथ बृहस्पतिवार की सुबह का आगाज हुआ। दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ था और इससे दिल्ली में सुबह के वक्त दृश्यमानता मात्र 50 मीटर रह गई थी। वहीं पारा 6.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिन तक हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लिए घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। बुधवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक 23.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम यानी कि 6.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मौसम को लेकर जानकारी देने वाले वेबसाइट के मुताबिक बृहस्पतिवार को एनसीआर, हरियाणा, पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक गंगा के मैदानी इलाकों में घने कोहरे की संभावना जताई गई थी। इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण हिस्सों में हल्के से मध्यम बारिश के साथ 1 या 2 भारी बारिश की संभावना जताई गई थी। गौरतलब है कि आईएमडी के अनुसार जब दृश्यता 0 से लेकर 50 मीटर के बीच होती है तो उसे घना कोहरा कहा जाता है। वहीं इस तरह 51 से 200 मीटर के बीच दृश्यता घना कोहरा होता है। वहीं 201 से 500 का मध्यम और 501 से 1000 मीटर के बीच दृश्यता को हल्का कोहरा कहा जाता है। चीन समेत कई देशों में कोरोना के बढ़ते मामले एक बार फिर से डराने लगे हैं लोगों को।
कोरोना की संभावित दस्तक को देखते हुए यूपी में हाई अलर्ट घोषित करते हुए कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करने के निर्देश दिए गए हैं। गुरुवार यानी कि 22 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना से निपटने की तैयारियों को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग किए। TM9 के साथ होने वाले इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। कहा जा रहा है कि लोक भवन में होने वाली इस बैठक में कोरोना को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इस बैठक में टीम 9 के अधिकारियों समेत बड़े चिकित्सा अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री टीम 9 और स्वास्थ्य विभाग के ऑफिसरों संग कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने को लेकर चर्चा किए। साथ ही मुख्यमंत्री कोरोना से निपटने को लेकर कुछ नए कदम के भी चर्चा किए। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के चकरनगर इलाके से 3 मासूम किशोर किशोरियों के लापता हो जाने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। तीनों की खोज के लिए पुलिस ने क्राइम ब्रांच के साथ साथ स्थानीय थाना पुलिस को भी सक्रिय कर दिया है। फिलहाल अभी तीनों का कोई सुराग नहीं मिल सका है। तीनों की सरगर्मी से तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह ने तीनों के लापता होने की पुष्टि करते हुए बताया कि शाम को इटावा जिले के चकरनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रामपुरा गांव में बटाई पर करने वाले बाबू के 13 साल का लड़का गुज्जू और 15 साल की लड़की सपना के अलावा लक्ष्य का 15 साल का लड़का राकेश भी लापता हो गया है। तीनों के लापता होने की जानकारी सामने आने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह ने पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सत्यपाल सिंह, पुलिस उपाध्यक्ष राकेश, वरिष्ठ और स्थानीय थाना पुलिस के ऑफिसरों के साथ मौके वारदात का निरीक्षण करने के बाद क्राइम ब्रांच और स्थानीय थाना पुलिस को तीनों की खोजबीन के लिए सक्रिय करते हुए त्वरित बरामद करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि बाबू का बेटा गुड्डू अपने घर से मोबाइल खरीदने के लिए 1000 रुपए लेकर निकला था। तीनों के बारे में इस बात की भी जानकारी मिली है कि तीनों चकरनगर से 3 टम्पों में बैठकर लखनऊ की ओर जाते हुए दिखे गए थे। राजस्थान के पाली जिले में दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां मासूम बेटे की मौत से दुखी एक पूरा परिवार ही कुएं में कूद गया। कुएं में कूदने वाले दंपति और उनके 5 वर्षीय बेटी की मौत हो गई। इस घटना के बाद इस परिवार में केवल एक बेटी बची है। घटना के समय वह स्कूल गई हुई थी। इस घटना के बारे में जिस किसी ने भी सुना वो सकेत में आ गया। हादसे की सूचना के बाद मृतक परिवार के करीबी रिश्तेदारों में कोहराम सा मच गया है। गांव में मातम पसर गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार यह दर्दनाक हादसा पाली जिले के रोहट थाना इलाके के सांझी गांव में हुआ। वहां एक ही परिवार के तीनों लोगों ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि सांझी गांव में भल्लाराम मेघवाल का पुत्र भीमराव कुछ समय से बीमार चल रहा था। बुधवार को उसे दिखाने के लिए भल्लाराम के साथ उसकी पत्नी और बेटी रोहट अस्पताल जा रहे थे। इस बीच रास्ते में उनकी एकलौती पुत्र 3 वर्षीय भीमराव की मौत हो गई। इससे पूरा परिवार सदमे में आ गया। बिहार के समस्तीपुर जिले में अपराधियों के द्वारा घर की दीवार पर पर्चा चिपकाकर रंगदारी मांगने की सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला समस्तीपुर सदर अनुमंडल के मुफस्सिल थाना इलाके का है।
यहाँ कर्पूरी ग्राम गांव में अज्ञात अपराधियों के द्वारा लंदन में विदेश मंत्रालय में कार्यरत लक्ष्मण प्रसाद सिंह के घर पर धमकी भरा पर्चा चिपकाया गया है, जिसमें अपराधियों ने 10 लाख रंगदारी देने की मांग की है। घर की दीवार पर चिपकाया गया पर्चा पर अपराधियों ने लिखा है कि 10 लाख रुपए रंगदारी दो, नहीं तो घर के सदस्य को जान से मार देंगे। अगली बार हवा में फायरिंग नहीं होगा। इस परिचय पर एक नाम भी लिखा गया है, जो नाम है राणा नावेद। मामले की जानकारी तब हुई जब लोग सुबह घर से बाहर निकले तो दीवार पर एक पर्चा चिपका हुआ था, जिसके बाद से परिवार के सभी लोग दहशत में हैं। जिस घर पर अज्ञात अपराधियों के द्वारा धमकी भरा पर्चा चिपकाया गया है, उस घर में विदेश मंत्रालय लंदन में कार्यरत लक्ष्मण प्रसाद सिंह के बहू और बेटी रहती है। इस मामले की जानकारी लक्ष्मण प्रसाद सिंह की बहू शिवानी ने अपने संबंधियों को भी दी, जिसके बाद मामले की जानकारी परिवार के सदस्यों के द्वारा मुजफ्फर पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंच के मुजफ्फर पुलिस सामने की जांच में जुट गई है। मिली जानकारी के मुताबिक पिछले नवंबर महीने में अपराधियों के द्वारा घर के बाहर फायरिंग की घटना को भी अंजाम दिया गया था। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन काफी हंगामेदार रहा। सदन में विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव रखा और सत्ता पक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए, जिनका सरकार के मंत्रियों ने उत्तर दिया। कई मौकों पर पक्ष विपक्ष को विधायकों के बीच तीखी बहस और नारेबाजी भी हुई। सदन की कार्रवाई रात करीब 1 बजे तक जारी रही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अविश्वास प्रस्ताव के जवाब में सदन को संबोधित किए। 22 दिसंबर यानी कि आज। वही इससे पहले बुधवार को कमलनाथ की गैर मौजूदगी में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, जीतू पटवारी, सज्जन सिंह वर्मा, विजय लक्ष्मी साधो, प्रियव्रत सिंह, कमलेश्वर पटेल जैसे सीनियर नेताओं ने विपक्ष की ओर से मोर्चा संभाला। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह, गोपाल भार्गव, विश्वास सारंग समेत सरकार के मंत्री और भाजपा विधायक विषय में मौजूद रहे। उत्तराखंड में चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दे दिया है। जस्टिस संजय मिश्रा ने सीबीआई जांच वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है और कोर्ट ने एसआईटी जांच को काफी बताया है। कोर्ट ने एसआईटी जांच की तारीफ करते हुए कहा कि जो जांच एसआईटी कर रही है उस पर संदेह नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि ये भी एक एजेंसी की तरह काम कर रही है। बता दें कि पिछले दिनों सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा गया था। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को आदेश दिया है कि वो अंकिता भंडारी केस में अच्छे क्रिमिनल अधिवक्ता के पैरवी कराएं ताकि उसको भी न्याय मिल सके। कोर्ट ने इस मामले पर 26 नवंबर को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था। बता दें कि आशुतोष नेगी के साथ अंकिता के परिजनों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सीबीआई जांच की मांग की थी। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।